हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को लगातार हिस्ट्री की कक्षाएं मिल रही है। हमने हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर की भी शुरुआत कर दिया था। आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स को भी पढ़ा दिया था हमने, ठीक है। लुई 16वां, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक, इन लोगों के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था पिछले 3 कक्षाओं में। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आज ही हमारे चैनल को विजिट कीजिए और हमारे पिछले वीडियो को देखिए, ठीक है। हमने चैप्टर की भी शुरुआत कर दिया था यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चार्ल्स दशम के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ ही लुई फिलिप के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। ये सब किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आप लोगों को आगे क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिए, समझिए, फिर जानिएगा सभी टर्म को, ठीक है। देखिए, समझिएगा बात को। हमने आप लोगों को जो बताया था 1789 की क्रांति, ठीक है। 1789 की क्रांति, ये 1789 की क्रांति कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में जो 1789 की क्रांति हुई थी, उस समय जो शासक था, निरंकुशवादी शासक लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां। इसी के विरोध में, लुई 16वां के ही विरोध में, इसकी जो निरंकुशवादी व्यवस्था के विरोध में फ्रांस में हुआ था 1789 में क्रांति, ठीक है। टोटल फ्रांस में 3 क्रांति हुआ है, ठीक है। 1789 की क्रांति, दूसरा 1830 की क्रांति, ठीक है, और तीसरा 1848 की क्रांति, ठीक है। 1848 की, 1830 में हुआ एक क्रांति, ठीक है, और दूसरा हुआ 1830 में और तीसरा हुआ 1848 में, ठीक है। 1848 की क्रांति। हम लोग अभी तक 1789 की क्रांति को पढ़ चुके हैं। इसमें ढेर सारा टॉपिक था, नेपोलियन बोनापार्ट था, मेटरनिक था, इन लोगों के बारे में हमने 1789 की क्रांति में ही पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग 2 क्रांति को पढ़ेंगे, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। समझिएगा कि ये 1830 की क्रांति कैसे शुरू हुई, इसका क्या है आधार, कहां से आखिर ये क्रांति शुरू हुआ, समझिएगा। सबसे पहले जब लुई 16वां जो 1789 की क्रांति के बाद गद्दी से हटा, ठीक है। 1789 में लुई 16वां था, ये गद्दी से हट गया, ये इसको क्या बोलते हैं, मृत्यु दंड का सजा दिया गया था, है कि नहीं। मृत्यु दंड का सजा दिया गया था। लुई 16वां यहीं तक था इसका शासनकाल, ठीक है। लुई 16वां के जाने के बाद कौन आता है सत्ता पे? लुई 17वां। इसके बारे में आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है क्रम वाइज समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? लुई 17वां, ठीक है। इसका कुछ ही दिन रहा था, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? लुई 17वां के बाद आता है नेपोलियन, आप लोगों का, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ये गद्दी पे आता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, कब गद्दी पे आता है नेपोलियन बोनापार्ट? नेपोलियन बोनापार्ट आप लोगों को गद्दी पे आता है 1804 ईस्वी में, ठीक है। 1804 ईस्वी में, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट गद्दी पे बैठता है, ठीक है। जब इसको वियना कांग्रेस के तहत, नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया गया था? वियना कांग्रेस के तहत, मेटरनिक के नेतृत्व में वियना कांग्रेस के तहत उसको पकड़ लिया गया था 1815 ईस्वी में, और सेंट हेलेना द्वीप में। नेपोलियन बोनापार्ट को कहां पे? सेंट हेलेना द्वीप में, सेंट हेलेना, ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप। ये किसका द्वीप था? ब्रिटेन का, ठीक है। सेंट हेलेना द्वीप में इसको छोड़ दिया गया था, जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट 4 वर्षों तक संघर्ष किया। उसके बाद क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया, ठीक है, नेपोलियन का। इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट की समाप्ति का मृत्यु होता है, ठीक है। उसके बाद 1815 में जो है, 1815 तक, 1804 से लेकर के 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट रहा, ठीक है। और 1815 में जो नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद गद्दी पर कौन आता है फिर? लुई 18वां, ठीक है, लुई 18वां। ये भी निरंकुशवादी शासक था। क्यों था निरंकुशवादी शासक? क्योंकि इसको भी तो मेटरनिक ने ही सत्ता पे डाला था, सत्ता पे इसको आसीन किया था, मेटरनिक ने ही तो किया था, इसलिए ये भी यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। लुई 18वां के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब लुई 18वां किस तरीके से, कब तक गद्दी में रहा, कब मृत्यु हुआ, उसके बाद कैसे 1830 का फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इसके बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, समझिएगा, लुई 18वां जो है 1824 में इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ये गद्दी पे कब बैठा है? लुई 18वां गद्दी पे कब बैठा है? 1815 में, 1815 ईस्वी में, ठीक है।
1815 ईस्वी में लुई 18वां गद्दी पे बैठा, ठीक है। ये 9 वर्षों तक शासन किया, 9 वर्षों तक ये शासन किया, ठीक है। 9 वर्ष तक, 9 वर्ष, 9 ईयर्स, 9 वर्षों तक, ठीक है। लुई 18वां शासन किया 9 वर्षों तक, ठीक है। 9 वर्षों के बाद क्या हुआ, 1824 में क्या हुआ, लुई 18वां का मृत्यु हो गया, ठीक है। अब लुई 18वां मर गया, अब गद्दी पे फिर तो नया राजा बनेगा, ठीक है। नया राजा गद्दी पे आएगा, ठीक है। लुई 18वां के मरने के बाद जो है, इसके बाद गद्दी पे आता है नया सम्राट चार्ल्स दसम, चार्ल्स दसम, ठीक है। चार्ल्स दसम, ये भी निरंकुशवादी राजा ही था, ठीक है। ये भी निरंकुशवादी राजा ही था, चार्ल्स दसम। अब समझते हैं हम लोग चार्ल्स दसम के बारे में। अब नया राजा आ चुका है फ्रांस में, कौन, चार्ल्स दसम, ठीक है। हमने जो चीजें आप लोगों को बताया समझिएगा। 1815 में लुई 18वां राजा बना, ठीक है। 1815 में ही तो लुई 18वां राजा बना था, ठीक है। लुई 18वां क्या हुआ, 1815 ईस्वी में राजा बना, ओके। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना, ठीक है। 1815 में लुई 18वां राजा बना, 9 वर्षों तक शासन किया और 1824 में जो है लुई 18वां की मृत्यु होगी पेरिस में, ठीक है। 1824 में लुई 18वां मर गया, ठीक है। अब देखिए लुई 18वां 9 वर्षों तक जो शासन किया, मेटरनी के दबाव में किया। सभी राजा को ये अपने अंडर में ही तो रखता था। लुई 16वां भी मेटरनी के दबाव में ही शासन किया, उसी तरीके से लुई 18वां भी मेटरनी के दबाव में शासन किया, ठीक है। लुई 18वां की मृत्यु के बाद एक नया सम्राट चार्ल्स दसम बना, ठीक है। लुई 18वां जब गया उसके बाद फिर नया सम्राट चाहिए, फ्रांस को नया शासक चाहिए, तो कौन बना है, चार्ल्स दसम, ठीक है। यह भी मेटरनी के द्वारा ही नियुक्त किया गया था, इसलिए यह भी निरंकुशवादी राजा ही था, ठीक है। अपना जैसा वैसे ही तो राजा को नियुक्त करेगा। मेटरनी घोर प्रतिक्रियावादी निरंकुशवादी शासक, वैसे ही मेटरनी भी किसको नियुक्त किया, चार्ल्स दसम को, ये भी वैसा ही राजा, ठीक है। अब क्या करता है चार्ल्स दसम जो है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आया था सत्ता पे जब, तो वो नेपोलियन कोड लाया था पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप को बेहतर करने के लिए। वैसे ही चार्ल्स दसम जैसे ही नया गद्दी पे आया, ठीक है, ये जो चार्ल्स दसम है जैसे ही गद्दी पे आया, इसने भी कुछ नियम और कानून लाया, ठीक है। चार्ल्स दसम जैसे ही गद्दी पे क्या लाया, कुछ नियम और कानून लाया, ठीक है। क्या नियम कानून लाया समझिएगा। सबसे पहले चर्च की शक्ति को बढ़ाया गया। क्या किया गया, चर्च की शक्ति को बढ़ाया गया। फ्रांस में क्या था कि 3 पार्ट में समाज विभाजित था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ठीक है। कुलीन वर्ग देखिएगा, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन और पादरी, ठीक है, पादरी, कुलीन, पादरी, और एक था सामंत, सामंत। फ्रांस में यही तीनों वर्गों का दबदबा था, सामंत, ठीक है, सामंत, यही तीनों वर्गों का दबदबा था। यही तीनों वर्ग का बात राजा भी मानता था, कुलीन वर्ग का, पादरी वर्ग का और सामंत वर्ग का। तो चर्च की शक्ति को बढ़ाया गया, यानी कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इन लोगों का पावर को बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, मताधिकार सीमित कर दिया गया, यानी वोट देने का जो अधिकार था सिर्फ सामंतों को दिया गया, ठीक है। मताधिकार को क्या किया गया, सीमित कर दिया गया, यानी वोट देने का अधिकार किसको मिला, सिर्फ सामंत लोग ही वोट देगा, यानी जो राजा का आदमी था, जो राजा का बात मानता था, वही लोग वोट दे सकता, आम आदमी वोट नहीं दे सकता। समझिएगा, इसको रिलेट कीजिएगा। जैसे अभी के टाइम में अगर नरेंद्र मोदी बोल दे कि जितना मंत्री है, जितना बड़ा लोग है, सिर्फ वही लोग वोट दे सकता है और बाकी आम जनता नहीं दे सकता है, तो ऐसा हो पाएगा? यदि ऐसा होगा तो हर बार मोदी जी का ही सरकार बनेगा। उसी तरीके से यही नियम कौन ले आया, चार्ल्स दसम, की भाई जो अमीर लोग है, जो सामंत है, वही लोग वोट देगा और आम आदमी वोट नहीं दे सकता। इस तरीके का जनता भाई आक्रोशित हो गया, आम आदमी को सत्ता में कोई भागीदारी ही नहीं मिल रहा है। ये 2 काम जो किया, ठीक है। यहां तक चार्ल्स दसम का निरंकुशवादी दिख रहा है कि चर्च का शक्ति को बढ़ा दिया और मताधिकार भी सीमित कर दिया। और भी बड़ा गलती क्या कर दिया समझिएगा, पोलेगनेक, ये क्या था, ये जो है चार्ल्स दसम का ही आदमी था, देखिए लिखा हुआ है ना, चार्ल्स दसम का आदमी। पोलेगनेक जो था चार्ल्स दसम का ही आदमी था, ये इसी को प्रधानमंत्री बना दिया, जो चार्ल्स दसम से 10 गुना खराब आदमी था। जनता ऑलरेडी चार्ल्स दसम के निरंकुश व्यवहार से पीड़ित है, ठीक है। फिर 2 कानून लाया, इससे जो हुआ उसके बाद फिर पोलेगनेक जो है लुई दसम का आदमी, उसको जो है प्रधानमंत्री बना दिया, इससे भी ज्यादा घोर प्रतिक्रियावादी, 10 गुना ज्यादा खराब राजा। अब जनता का क्या हाल होगा समझ सकते हैं, ठीक है। तो पोलेगनेक को चार्ल्स दसम क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया। जनता पूरी तरीके से आक्रोशित सड़क पर आ गया, ठीक है। इतना होने के बाद जो है इसी के विरोध में 26 जुलाई 1830 को जनता आंदोलन करने सड़क पर आ गया। कहां पर आ गया, ये जो पोलेगनेक को जो प्रधानमंत्री बना दिया,
ठीक है, कौन? चार्ल्स दसम। इसी का विरोध में जो है आम जनता 26 जुलाई 1830 को कहां पे आंदोलन करने सड़क पर आ गए, और आंदोलन 3 दिनों तक चला। ठीक है, आंदोलन कितना दिनों तक चला? 3 दिनों तक आंदोलन चला। पूरा विरोध हो रहा है कि भाई पुलेगने को क्यों बनाया प्रधानमंत्री, ये इस तरीके का आदमी नहीं है, उसके लायक नहीं है। आंदोलन इतना बड़ा हुआ, 3 दिनों को फ्रांस के इतिहास का गौरवशाली दिन कहा जाता है। क्यों गौरवशाली दिन कहा जाता है? क्योंकि 1830 में जो क्रांति हुआ, इतना आम जनता पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है कि भाई पुलेगने को प्रधानमंत्री बना गया, सत्ता से आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। तो चार्ल्स दसम डर से क्या हो गया? इंग्लैंड भागे। जब क्रांति हुआ, देखा कि आम आदमी अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या हुआ? चार्ल्स दसम डर से इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, और इस तरीके से बुर्बो राजवंश की क्या होगी? समाप्ति होगी। बुर्बो राजवंश का कैसे समाप्ति हो गया? एक चीज को समझिएगा, बुर्बो राजवंश का यहाँ पे चर्चा हुआ, हमने पहले भी बताया था। ये जो लुई 16वां था, लुई का जो भी राजा था, हमने पहले ही बताया, लुई 16 बार बार क्या ही इसको बताना, फिर भी समझ लीजिए। लुई 16वां था, लुई 17वां था, या फिर लुई 18वां था, लुई 18वां। ठीक है, लुई 18वां, ये लोग जो था सब क्या था? लुई 18वां। ये सब क्या था? बुर्बो राजवंश का ही था, बुर्बो राजवंश का ही था। फ्रांस में काफी दिनों तक बुर्बो राजवंश ही तो चला। ठीक है, ये सब कहां का था? बुर्बो राजवंश से ही था। ठीक है, तो आखिरकार बुर्बो राजवंश का समाप्ति हो गया। एक और कौन? चार्ल्स दसम, जिसके बारे में अभी हम आप लोगों को बताया। चार्ल्स दसम, इसको बोलते हैं चार्ल्स एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, चार्ल्स एक्स या चार्ल्स दसम, ये तीनों क्या था? बुर्बो राजवंश से ही संबंधित था। ठीक है, इतना होने के बाद क्या हो गया? बुर्बो राजवंश का समाप्ति हो गया। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से बुर्बो राजवंश की क्या होगी? समाप्ति होगी। ठीक है, अब क्या हुआ? फ्रांस में निरंकुशवादी व्यवस्था की समाप्ति हुई और संवैधानिक राजतंत्र लाया गया। ठीक है, इस तरीके से, और अब नया राजा कौन बना? लुई फिलिप बना। इस तरीके से चार्ल्स दसम का समाप्ति हुआ, डर से भाग गया कहां पे? इंग्लैंड भाग गया। नहीं तो फिर वही दशा हो जाता, लुई 16वां का जैसे हाल हुआ, जनता लोग पकड़ के उसको गिलोटिन में जैसे काट के लटका दिया था, वही दशा फिर इसका भी होता। किसका? चार्ल्स दसम का, लेकिन ये डर से भाग गया इंग्लैंड। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जब चार्ल्स दसम गया तो गद्दी तो खाली हो गया, अब तो फिर गद्दी पे किसी को आना है। तो अब कौन पे आया गद्दी पे? लुई फिलिप, ये गद्दी पे बैठा। फ्रांस को एक और नया राजा मिला है, कौन? लुई फिलिप। समझिएगा, राजा आ रहा है जा रहा है, कोई सब तो राजा निरंकुशवादी ही था, सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट को छोड़ के सभी कोई जो है जनता को चूसने में लगा हुआ है। ठीक है, और उसी में सिर्फ एक ही हीरो है जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अभी फ्रांस के सत्ता पे कौन है? लुई फिलिप। अब समझते हैं हम लोग लुई फिलिप को, ये क्या करता है। ठीक है, जनता के लिए किस तरीके से काम करता है और कैसे जनता को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या जानेंगे? लुई फिलिप के बारे में। हमने अभी आप लोगों को क्या बताया? 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इसको जानने से पहले थोड़ा एक और चीज समझ जाइएगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। हमने जो भी चीजें आप लोगों को बताया कि 1830 में जो क्रांति हुआ, क्यों हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने आप लोगों को थ्योरी तो बता दिया, अब समझिए क्वेश्चन के रूप में कैसे आता है ये चीज। ठीक है, अब देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति के कारण को लिखिए, ऐसा पूछा जाता है। आखिर जुलाई 1830 का क्रांति क्यों हुआ था, हमने आप लोगों को बताया। अब समझिएगा, फ्रांस में 1830 में वहां की जनता द्वारा बड़े स्तर पर एक क्रांति किया गया। ठीक है, बड़ा स्तर पर क्रांति किया गया, बताया भी था। 3 दिनों तक क्रांति चला था। ठीक है, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। ठीक है, मेटरनिक का कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। मेटरनिक जो है पूरे यूरोप को चाहता था हम तोड़ मरोड़ के रखे। ठीक है, इसका कहना था फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। ठीक है, इस क्रांति में चार्ल्स दसम जो एक निरंकुशवादी राजा था, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का प्रयास किया। ठीक है, इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिसका विरोध वहां के लोगों ने जमकर किया। यही पोलिग्नेक के कारण ही तो जुलाई 1830 का क्रांति हुआ। कहे कि घोर प्रतिक्रियावादी चार्ल्स दसम से 10 गुना खराब आदमी था। इसको जैसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया वैसे ही जनता सड़क पर आ गया, आम लोग सड़क पे आ गया, तो क्या हो गया? विद्रोह हो गया। यही जुलाई 1830 का क्रांति का कारण था। अब इसे रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने बोला कि क्लास को ध्यान से देखिएगा, समझिए। यदि आप लोग थ्योरी को समझ गए फिर क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने इसका थ्योरी बताया तभी तो ये क्वेश्चन पूछा था, इजीली बन जाएगा कि जुलाई 1830 की क्रांति का क्या कारण था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुलाई 1830 की क्रांति के प्रभाव को लिखिए। जो क्रांति हुआ जुलाई 1830 में, क्या इसका प्रभाव हुआ? क्या प्रभाव हुआ? देखिए,
वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। यानी कि वियना कांग्रेस में जो मेटरनिक जो वियना सम्मेलन किया था कि पूरे इटली को 300 भागों में बांटेंगे और बहुत सारा चीज जो सोचा था वो उसको असफल कर दिया गया। ठीक है, और पूरे यूरोप में, ठीक है, पूरे यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विकास किया गया। अब जब सही तरीके से काम होगा, निरंकुशवादी व्यवस्था हटेगा तो विकास होगा। ठीक है, देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया, है कि नहीं, बढ़ाया गया। ठीक है, बढ़ाया गया। कहा कि यूरोप में क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुआ तो देशभक्ति का भावना को बढ़ाया गया। 1830 में क्रांति हुआ। ठीक है, अगला, जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड और यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन चलाया गया। ठीक है, चलाया गया। ये लोग देख रहा है कि सारा देश, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, यूनान विकास कर रहा है, तो अब तो फ्रांस भी विकास करेगा। कब तक ये निरंकुशवादी व्यवस्था फ्रांस को अपने चंगुल में दबा के रखेगा, ये सब चीजें था। ये दो क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये जो हमने आप लोगों को बताया 1830 का क्रांति और 1848 का क्रांति, ये 1830 का क्रांति से दो क्वेश्चन है। जुलाई 1830 की क्रांति का कारण और इसका प्रभाव हमने बता दिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ने वाले थे लुई फिलिप के बारे में। यहां तक अब चार्ल्स दशम के जाने के बाद अब एक नया राजा आता है, लुई फिलिप। ठीक है, अब लुई फिलिप को जानेंगे। इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी से जो है 1848 का जो फ्रांसीसी क्रांति है वो भी शुरू हुआ। 1830 के बाद जो 1848 का क्रांति है इसी के कारण शुरू हुआ। कैसे का इसका शुरू हुआ समझिएगा। ये जो लुई फिलिप था क्या करता था, जमींदार, एक चीज समझिएगा, जमींदार और मजदूर। ठीक है, जमींदार और मजदूर, दो वर्ग। ठीक है, फ्रांस में ये चलता था। और एक और, जमींदार और मजदूर, और एक चीज था फैक्ट्री का मालिक और मजदूर। ठीक है, फैक्ट्री का मालिक, फैक्ट्री का मालिक और क्या, मजदूर। ठीक है, समझिएगा। लुई फिलिप जो है क्या करता था, जमींदार लोग को सपोर्ट करता था। और किसको सपोर्ट करता था, फैक्ट्री का मालिक को सपोर्ट करता था। किसको सपोर्ट करता था, फैक्ट्री का, ये जमींदार हुआ और फैक्ट्री का मालिक, इसको सपोर्ट करता था। क्यों करता था लुई फिलिप दोनों को सपोर्ट, कहा कि इससे टैक्स मिलता था राजा को। राजा को जिससे टैक्स मिलेगा उसी को ना सपोर्ट करेगा। जमींदार से टैक्स मिलता था और फैक्ट्री का मालिक जो था, जो बड़ा आदमी था, उससे राजा को टैक्स मिल रहा है, लुई फिलिप इसी को सपोर्ट करेगा। और बात क्या था यहाँ पे, ये जो जमींदार है, जमींदार ये क्या करता था, मजदूर लोग का शोषण करता था। ठीक है, जमींदार क्या करता था, मजदूर लोग का शोषण करता था। ठीक है, जमींदार क्या करता था, मजदूर लोग का शोषण करता था। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं ना। ठीक है, जमींदार क्या करता था, मजदूर लोग का शोषण करता था अपने अनुसार। जिसको जो है 8 घंटा काम करवाना चाहिए, 8 घंटा, तो ये क्या करता था, 12 घंटा तक काम करवाता था। ठीक है, इस तरीके से जमींदार शोषण करता था। ठीक है, मजदूर लोग का। ठीक है, और क्या करता था, जमींदार लोग तो भाई मजदूर मतलब मजदूर लोग जमींदारी पे डिपेंड है। इसका बच्चा लोग को कुछ हो, मेडिकल का सुविधा, काम करते करते बेचारा मर जाए, कोई लेना देना नहीं जमींदार का। मेरा काम जब तक हो रहा है, मेरे साथ, हम तुम्हारे साथ है, काम रुका के जाओ, तुमसे हमको कोई लेना था। ऐसा शोषण करता था जमींदार लोग। ठीक है, मजदूर का ऐसा ही फैक्ट्री का मालिक भी करता था। ये भी मजदूर लोग का वैसा ही शोषण करता था। 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करवाता था। ठीक है, इससे क्या हुआ, जमींदार लोग का तो ठीक है, राजा को टैक्स भी मिल रहा है, लेकिन आम जनता, फिर वही मजदूर वर्ग, यहाँ भी मजदूर का शोषण हो रहा है, यहाँ भी मजदूर का शोषण हो रहा है। अब क्या करेगा, तो मजदूर लोग पूरी तरीके से आहत है। तभी पे यहाँ पे जो है कुछ शिक्षित लोग, शिक्षित वर्ग, ठीक है, शिक्षित वर्ग जो है, शिक्षित वर्ग, समाज का जो शिक्षित वर्ग है, कुछ समझदार लोग, वो लोग क्या किया कि राजा के पास गया, ये लुई फिलिप के पास गया, पहले इन लोग के पास गया। ठीक है, जमींदार लोग को समझाया कि भाई इतना शोषण काहे कर रहा है, बोला हमको कोई लेना देना नहीं, जो करेगा राजा करेगा। इसका बात नहीं माना, नहीं इसके पास भी गया, फैक्ट्री के मालिक के पास, ये भी बात नहीं माना। तब जाके इन लोग का ग्रुप बना के गया राजा के पास, कि राजा साहब को बोला कि राजा साहब, आप जो ये लुई फिलिप जो राजा है, इसको बोला कि जो मजदूर लोग, आम जनता लोग का इतना तरीके से शोषण हो रहा है, कोई उपाय तो निकालिए, हाँ, आम आदमी के लिए कोई काम तो कीजिए। लेकिन फिर भी राजा नहीं माना। ठीक है, अब जनता पूरी तरीके से फिर आक्रोशित, फिर इतना, जब कोई भी चीज चरम सीमा से जब बाहर हो जाता है तो फिर क्या होता है, आंदोलन होता है। वही आंदोलन हुआ। ठीक है, लुई फिलिप इतना कुछ किया, उसके बाद क्या हुआ, आंदोलन हुआ। अब समझिएगा, लुई फिलिप ने एक और खराब काम कर दिया, क्या, प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया। शोषण हो रहा है, ठीक है, शोषण जो कर रहा है करिए रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया, प्रधानमंत्री किसको बना दिया,
गीजो को बना दिया, ठीक है। गीजो क्या बन गया है, अब प्रधानमंत्री बन गया है। ये भी वैसने आदमी, गीजो भी क्या है, बहुत खराब आदमी है, ठीक है। अब समझिएगा, गरीब का समर्थन कोई नहीं कर रहा था, सभी पूंजीपतियों और अमीर लोगों को ही समर्थन कर रहा था, ठीक है। सभी लोग क्या कर रहा था, पूंजीपति और अमीर लोग को ही समर्थन कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा हो गया ना, थोड़ा नीचा कर देते हैं ना। ये लोग भी क्या कर रहा था, अमीर लोग को ही समर्थन कर रहा था, गरीब का कोई मालिक नहीं। सब मजदूर लोग परेशान है भाई, गरीब का समर्थन कोई नहीं कर रहा, सब पूंजीपति और अमीर लोग का समर्थन कर रहा है। इसलिए क्या हो गया, बेरोजगारी और भूखमरी काफी बढ़ गया, बढ़ नहीं बढ़ गया है ना, काफी बढ़ गया। जनता काफी परेशान और आक्रोशित हो गई। अब जनता पूरी तरीके से आक्रोशित हो गया भाई। एक तरीके से क्या बोलते हैं, जमींदार लोग हम लोगों का शोषण कर रहा है, फैक्ट्री का मालिक शोषण कर रहा है, फिर राजा भी शोषण कर रहा है। राजा जो किया, फिर यहाँ भी प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया, ये हो खराब आदमी। अब क्या कर रहा है, गरीब लोग का कोई समर्थन नहीं, पूरी तरीके से आक्रोशित। इसलिए अब देखिए यहां तक हुआ, इसलिए 22 फरवरी 1848 को थेथर्स के नेतृत्व में है ना, थेथर्स के नेतृत्व में, ठीक है, विशाल भोज का आयोजन किया गया। लुई फिलिप को गद्दी से हटाने का मांग किया गया। थेथर्स एक आदमी है, ठीक है, वो फ्रांस को विकास की ओर ले जाना चाहता है, ठीक है। इसलिए इसके नेतृत्व में क्या हुआ, विशाल भोज का आयोजन किया, आम जनता को उसमें बुलाया गया समूह के रूप में, ठीक है। और क्या हो गया, वहां पे आंदोलन का भी मांग किया गया कि लुई जो राजा है लुई फिलिप, इसके विरुद्ध आंदोलन किया जाए, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ तक हो गया लुई फिलिप का, ठीक है। आंदोलन किया जाए, ठीक है, आंदोलन। और यह आंदोलन 2 दिनों तक चला, और 2 दिन तक आंदोलन चला। 1830 का जो फ्रांसीसी क्रांति था वो 3 दिन तक चला था, ये भी 2 दिन तक चला। और अंततः 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। अब जब जनता अपने आंदोलन पे अपने आप को उतर जाता तो किसी का नहीं सुनता है, वही हुआ, ठीक है। 2 दिन तक आंदोलन चला, 24 फरवरी 1848 को 2 दिन तक आंदोलन चला, और आखिरकार क्या हुआ, लुई फिलिप को भी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, है ना। इस तरीके से लुई फिलिप का भी सत्ता का क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे। अब देखिए, हमने जो बताया आप लोगों को 1848 का क्रांति क्यों हुआ, हमने अभी आप लोगों को बता दिया, बताया ना 1848 का क्रांति के बारे में क्यों हुआ। ये जो लुई फिलिप है, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, उधर जमींदार फैक्ट्री का मालिक शोषण कर रहा है आम आदमी का, तो स्थिति खराब होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से समाप्त हुआ। और 1848 का क्रांति हमने बता दिया आप लोगों को। अब जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि 1848 की क्रांति के कारणों को लिखे, ठीक है, 1848 की क्रांति के कारणों को लिखे, ये पूछा जाता है। हमने जो आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से बताया 1848 की क्रांति, अब इसको समझिए। ये जो पूछा जाता है 1848 की क्रांति के कारण को लिखे, आखिर क्या कारण था। सबसे पहला, साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ, ठीक है, मध्यम वर्ग के ऊपर शासन। साम्राज्यवाद के राजा चाह रहा था मेरा साम्राज्य और बढ़े, और मध्यम वर्ग के ऊपर शासन हो रहा है, ठीक है, मध्यम वर्ग के ऊपर शासन हो रहा है। मध्यम वर्ग के ऊपर शासन हो रहा है मतलब क्या, कुलीन वर्ग पादरी वर्ग का बात माना जा रहा है, आम आदमी मर रहा है, वही मध्यम वर्ग के ऊपर शासन, ठीक है। राजनीतिक दलों के संगठनों का अभाव, और कोई राजनीतिक दल का संगठन नहीं, जो कर रहा है राजा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लुई फिलिप की असफलताओं को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया, लेकिन इसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके काल में भूखमरी और बढ़ गया, है कि नहीं। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया ना, जो उससे 10 गुना ज्यादा प्रतिक्रियावादी राजा था। इसके कारण इसका विरोध सुधारवादी नेता ने किया, लेकिन पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दिया गया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और इसके बाद ही क्रांति शुरू हो गया ना। इसके बाद ही क्रांति शुरू हो गई, लेकिन बाद में लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया, है ना। आम जनता को छोड़ के भाग गया इंग्लैंड, रहता तो फिर इसका भी वही दशा होता। यही सब 1848 का क्रांति का क्या था, कारण था। ये जो सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है, ये गीजो को जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, गीजो जो 10 गुना प्रतिक्रियावादी शासक था, इसी कारण से 1848 का भी जो क्या हुआ, क्रांति हुआ। इस तरीके से 1830 और 1848 का क्रांति का क्या होता है, समाप्ति होता है। हमने आप लोगों को बताया 1789 का फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, ये किस लिए हुआ, लुई 16वां के कारण हुआ, ठीक है। दूसरा हमने आज आप लोगों को बताया 1830 का क्रांति, ठीक है, ये हुआ। और
तीसरा हमने आप लोगों को बताया 1848 का क्रांति। ये तीनों क्रांति क्यों हुआ, कैसे हुआ, सभी चीजों के बारे में आज के क्लास में हमने आप लोगों को बताया। ठीक है, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें जानेंगे कि इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में। ये सभी फ्रांस में ही है। अब पूरे यूरोप का बात करेंगे हम लोग कि जब वियना सम्मेलन के तहत 1815 में जो मेटरनिक है वो क्या किया था, पूरे यूरोप इटली को 300 भाग में बांटना चाहता था। ठीक है, जर्मनी को बांटना चाहता था, उसको जो है जब तोड़ दिया तो कैसे उसका एकीकरण होगा। कोई व्यक्ति आता है मेजिनी, वो इटली को एक करता है, और भी बहुत सारा लोग है। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, देखिए समझ जाइए थोड़ा सा। ये लुई फिलिप अभी हमने आप लोगों को बता दिया, इसी के कारण तो 1848 का क्रांति होता। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इन तीनों चीजों के बारे में जानने के बाद आपका चैप्टर होगा समाप्त। आज के लिए इतना ही। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हीरा क्लासेस को फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।